हाय एवरीवन, स्कूल मेट्स में आप लोग का स्वागत है। आज ही क्लास में हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका एक फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, ठीक है। ये भी बताया था मैंने सोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसके सब पार्ट्स को बताया था और उसको एक्सप्लेन करा था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ब्राह्मणिक टेक्स्ट को लिया था जिसका आधा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था और आधा पार्ट अभी बचा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे, देन उसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, देन उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से और जैन लिटरेचर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन या सारे कंटेंट की अच्छे समझ आए, ठीक है। तो देखो आगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसको पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखो जरा, तो देखो सबसे पहले अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ा दिया था, लिटरेरी सोर्स पढ़ा दिया था। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से, एक होता है आपका लिटरेरी सोर्स और दूसरा होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो मैंने पहले लिटरेरी सोर्स को स्टार्ट करा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स को बाद में पढ़ेंगे। तो लिटरेरी सोर्स में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस कौन से होते हैं, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, जबकि सेकुलर कौन से हैं, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होते। लाइक किसी ने बुक्स लिखी, किसी के ऊपर बायोग्राफी लिखी, तो वो रिलीजियस थोड़ी है, नॉन रिलीजियस है, ठीक है। तो ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में हिंदू लिटरेचर को स्टार्ट करा था। तो हिंदू को ब्राह्मणिक टेक्स्ट भी बोलते हैं क्योंकि हिंदू टेक्स्ट में जो भी लिखे गए हैं सब किसने लिखे हैं, ब्राह्मण ने लिखे हैं, तो इसको ब्राह्मणिक टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, है ना। तो आपको बताया था मैंने कि श्रुति एंड स्मृति। तो श्रुति को मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी और स्मृति को आज बताऊंगी। तो श्रुति क्या था, जिसको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, वेदास बताए थे, अरण्यक्यास पढ़ाए थे, है ना, ब्राह्मणस पढ़ाए थे और उपनिषद पढ़ाए थे। आज ही क्लास में मैं आपको स्मृति वाले बताऊंगी, ऐसी टेक्स्ट बताऊंगी जिसको सिर्फ लिखे हुए फॉर्म में पढ़ा जाता था, उसको लोग सुनते नहीं थे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग ब्राह्मणिक टेक्स्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो जरा आगे देखते हैं इसको। तो ये तो थोड़ा बेसिक था जो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी थी, इसको ओवरव्यू करा दिया मैंने। तो जरा ध्यान से देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। देखो मैंने एक ओवरव्यू में आपके लिए चार्ट पेपर बना दिया है, तो जरा ध्यान से देखो। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, श्रुति पढ़ा दिया था। एक तो ब्राह्मणिक टेक्स्ट को आपको बताया था मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मृति एंड श्रुति। तो श्रुति मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे, वेद पढ़ा दिए थे चारों। तो कौन कौन से वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा और क्या पढ़ाया था मैंने श्रुति में, ब्राह्मणास, जो इन चारों वेदों को एक्सप्लेन करता था उनको क्या बोलते थे, ब्राह्मणास। उसके अलावा मैंने आपको अरण्यक्यास पढ़ाया था और उपनिषद पढ़ाया था, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स को तो हम लोग लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेदांगास, स्मृति, है ना, महाकाव्यास, पुराण, उपवेदास एंड शाह दर्शन। तो इसमें से सिर्फ मैं आपको शाह दर्शन और महाकाव्यास नहीं, महाकाव्यास तो पढ़ाऊंगी, उपवेदास नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि आपके स्मृति में 4 है, कौन कौन से, स्मृति, महाकाव्यास, पुराण एंड वेदांग। तो इसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था ब्राह्मण को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट को स्मृति एंड श्रुति। श्रुति को सिर्फ सुना जाता था जबकि स्मृति को सिर्फ पढ़ा जाता था। तो आगे देखो, इसको आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको देखो बताती हूँ। तो हम लोगों ने ब्राह्मणिक टेक्स्ट को स्टार्ट करा था जिसमें श्रुति बता दिया था। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, स्मृति। तो स्मृति में देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग मतलब सूत्र वगैरह। सूत्र क्या होते हैं, जैसे कोई श्लोक पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे कोई संस्कृत में श्लोक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। उसके अलावा स्मृतिस पढ़ेंगे। स्मृतिस क्या होता है, स्मृतिस ऐसी बुक्स होती थी जो वेदास को इजीली फॉर्म में आपको बताती थी। जैसे कि वेदाचार हैं आपके, है ना, तो उसको और इजी फॉर्म में बनाने को स्मृतिस बोला गया। मतलब इसमें क्या किया गया, स्मृति में वेदास को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी बुक्स बना दी गई ताकि लोगों को इजीली वे में समझाया जा सके। उसके बाद हम लोग एपिक्स पढ़ेंगे। एपिक्स में हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों सोर्सेज से भी हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। उसके अलावा हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे। पुराण वगैरह आप लोग जानते हो, एक तरीके से बहुत सारे पुराण है ना, शिव पुराण, वैष्णव पुराण, बहुत सारे पुराण है। इससे भी आपको एशियन हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो अब इन चारों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए इससे बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम में क्वेश्चन देखा था, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और तो वही टॉपिक कवर अप करूँगी जो आपको आया होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, वेदांग को स्टार्ट करेंगे। तो वेदांग को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेबलर फॉर्म में मैंने बना दिया है, तो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, वेदांग में व्याकरण होता है, देन उसके बाद शिक्षा,
देन ज्योतिषी, देन आपका निरुक्ता, देन आपका चंदा, देन आपका कल्पसूत्र। ठीक है, तो वेदांग को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 6 पार्ट में। सबसे पहले व्याकरण में आपको संस्कृत, जो आप ग्रामर पढ़ते हो ना संस्कृत की, उसके बारे में बताते हैं। देन शिक्षा में आपको ये बताते हैं कि कोई भी मंत्र को कैसे प्रोनाउंस करना है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये किस में लिखा गया था? शिक्षा में लिखा गया था। उसके अलावा ज्योतिषी, ज्योतिषी कौन लोग होते हैं? जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, प्रिडिक्शन बताते हैं कि आपके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको वेदांश में लिखा गया था। देन उसके अलावा वैदिक डिक्शनरी, निरुक्ता में ना जो वैदिक डिक्शनरी में डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे उसको एक्सप्लेन करा गया है। कहाँ पे? निरुक्ता में। ठीक है, उसके अलावा चंदा में क्या होता था? स्टैंजा वगैरह होते थे, पोइट्स वगैरह, इसमें मतलब छोटी छोटी कहानी लिखी जाती थी। देन उसके अलावा कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र मतलब जब आप लोग वेदास को पढ़ते हैं तो उसका उस टाइम पे आपको कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं ये लिखा गया है। तो इस शॉर्ट वे मैंने आपको इसको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। देन आगे मैं बताती हूँ कि वेदांग होते क्या थे। ठीक है, तो आगे देखो आप लोग, तो जरा आपको दिख रहा होगा ये चारों फोटो, ये वेदांश है। तो जरा आप ध्यान से अगर समझोगे तो मैंने आपको क्या बताया था ऊपर अभी? ज्योतिषी बताया था। तो देखो ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ज्योतिषी पढ़ा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ग्रामर। ये देखो ग्रामर की बुक है। ये क्या है? शिक्षा ले रहे हैं, है ना? क्या? वैदिक कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ज्योतिषी है वेदांश में। तो अलग अलग को मैंने यहाँ पे दिखा दिया पिक्चर वे में कि कैसे वो लोग वेदांश को बताते थे, मतलब समझाते थे लोगों को। तो ऐसे समझाते थे। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद अब देखो, अब सबसे पहले वेदांश को थोड़ा पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेदांश को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखो शिक्षा में, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, शिक्षा में क्या बताते हैं कि किसी भी मंत्र को कैसे उपचार, मतलब कैसे उसको बोलना है, ये आपको बताया जाता है कि कहाँ पे स्टॉप लेना है और कहाँ पे किस वे में उसको बोलना है, धीरे बोलना है, तेज बोलना है, कैसे बोलना है। देन कल्पसूत्र में बताया हुआ है कि प्रॉपर मैनर, जब आप लोग पढ़ते हो किसी भी वेदास को या बुक को तो उसका एक प्रॉपर मैनर क्या होता है। देन व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? जैसे क ख ग हो गया, ABCD हो गया, है ना, या संस्कृत लैंग्वेज की जो व्याकरण होती है उसको पढ़ाया जाता था। देन निरुक्ता में क्या होता था? जो भी वैदिक जो बुक्स लिखी गई थी उसके डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे, उसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया था। देन चंदा में ये बताया गया था कि जो भी मंत्र आप लोग पढ़ते हो वो कितने मिनट का होना चाहिए, उसका वो कितने मिनट में ख़त्म करना है, ये बताया गया था। देन ज्योतिषी वगैरह में एस्ट्रोलॉजी वगैरह आता है, आप लोग आजकल पढ़ते हो ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सब जो सन के बारे में, मून के बारे में कंसोलिडेशन देखते हैं ना, बताते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या सीजन्स वगैरह बताते हैं कि कब कौन सा सीज़न आता है, मतलब एक तरीके से प्रिडिक्शन। तो उसका जो प्रिडिक्शन वगैरह पढ़ते हैं वो ज्योतिषी की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका वेदांश। आगे देखो, अब ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। या तो आपसे पूछ सकता है, लाइन दे देगा और ये पूछ लेगा वेदांश में इन 6 में से एक लाइन दे देगा, पूछेगा ये कौन सा वेदांग है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखो, अब ये भी कुछ वेदांग से जो लिखे होते थे, तो देखो ऐसे ऐसे मतलब मंत्र लिखे होते थे या श्लोक लिखे होते थे, उसको लोग क्या करते थे? एक्सप्लेन करते थे। क्या करते थे? एक्सप्लेन। किसको? सामान्य जनता को एक्सप्लेन करा जाता था, क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़ने का अधिकार था। आगे देखो, उसके बाद ये तो था आपका फोटोज़ वगैरह, थोड़ा सा फोटोज़ के साथ बना दो ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको पढ़ने में भी थोड़ा मजा आएगा। उसके बाद देखो देन क्या है, आपको मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि वेदांश पढ़ाए थे अलग अलग, उसमें मैंने आपको जो 6 वाला वेदांग बताया था, देखो उसको मैं दिखाती भी हूँ आपको, जरा ध्यान से देखो। तो मैंने आपको इसमें कल्पसूत्र बताया था, देखो कल्पसूत्र बताया था ना, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताती हूँ, क्योंकि इन 6 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको कल्पसूत्र है, क्योंकि कल्पसूत्र है ना एक डिफरेंट, एक अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे पढ़ा दिया, क्योंकि इस कल्पसूत्र को आगे भी और डिवाइड किया गया है। तो जरा देखो कल्पसूत्र में क्या लिखा हुआ है कि कल्पसूत्र इज अ क्विट फेमस अमंग सूत्र लिटरेचर विच डिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपको क्या बोला गया है कि कल्पसूत्र क्या बताता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशंस? बुक पढ़ने का रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कि आपको बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए वो बताया गया है। देन कल्पसूत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, श्रोवा सूत्र, गृह सूत्र एंड धर्म सूत्र। तो गृह सूत्र में क्या बताते हैं? गृह वगैरह बताते हैं। ठीक है, श्रोवा सूत्र में क्या बताते हैं? जो आपके रिचुअल्स वगैरह है, जो भी आप, जैसे आप जिस भी रिलीजन से हो उसमें कौन से रिचुअल्स वगैरह होते हैं ये बताए जाते हैं, मतलब त्यौहार वगैरह हो गए या खान पान वगैरह। ठीक है, तो ये सब बताया जाता है जो आपको दिख रहा होगा। एंड डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ वगैरह बताए जाते हैं कि हिंदू धर्म में कितने टाइप के यज्ञ वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें। देन गृह वगैरह में क्या बताते थे कि जो ह्यूमन लाइफ है, एक सन्यासी जीवन कैसे जी सकता है, ब्रह्मचार्य जीवन।
ठीक है। तो उसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो चीज़। देन उसके बाद धर्मसूत्र हो गया। धर्मसूत्र क्या होता है, जब भी आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, किसी गॉडेस की पूजा करते हो, तो उस टाइम पे उनकी पूजा कैसे करी जाएगी ये आपको बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कौशिकी सूत्र था जो आपको ऊपर दिखाया था मैंने, तो कौशिकी सूत्र में आपको मेडिकल के बारे में, मतलब मेडिसिन वगैरह के बारे में, या किसी बीमारी का क्या उपचार हो सकता है उस सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। देन सुल्व सूत्र में आपको मैथमेटिकल टर्म्स बताई गई है। मैथमेटिकल टर्म्स क्या होती हैं आपकी, लाइक जो भी आप लोग पढ़ते हो, मतलब थ्योरीज हो गए, फॉर्मूलेज हो गए, तो ये सब चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग आगे। देन अब देखो, अब दो मैंने यहाँ पे वो तो बता दिए, वेदांश तो हो गए आपके। वेदांश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में। अब मैं आपको बताऊंगी स्मृति। अब ठीक है, और स्मृति क्यों लिखा गया था, वेदास को इजीली पढ़ने के लिए, क्योंकि वेदास की जो बुक होती थी वो बहुत मोटी मोटी होती थी और सबको पढ़ने की तो बस की नहीं थी। तो वेदास को क्या किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि और भी लोग इसको पढ़ सके और इजीली वे में पढ़ सके, क्योंकि वेदास को पढ़ना आसान नहीं है, बहुत टफ लैंग्वेज इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो इसी उसको ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ना, और जो बुक बनाई गई थी उसके लिए, उसी को क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। तो बहुत सारी स्मृतिज लिखी गई थी, जिससे वेदास को पढ़ना क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। तो देखो अब वेदास के बारे में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। तो दिस बुक आर लाइक अ सूत्र। तो जो स्मृतिज होती थी सूत्र के टाइप में होती, सूत्र मतलब डिफरेंट इसमें श्लोक वगैरह होते थे, जिसमें क्या बताया गया था, नॉर्म्स, कोड्स वगैरह, है ना, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह क्या किया गया था, बताया गया था, ठीक है। एंड कंसोलिडेट वगैरह बताए गए थे। उसके अलावा स्मृति कब लिखी गई थी, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 600 BC टू 600 AD के बीच में स्मृतिज लिखी गई थी। और क्यों लिखी गई थी, ताकि वैदिक कल्चर को थोड़ा, मतलब वेदास वगैरह को इजी पढ़ा जाए। और उसके बाद देखो स्मृतिज को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको लिखने वाले लोग भी बहुत सारे थे। जैसे कि मनुस्मृतियों किसने लिखा था, नारद जी ने लिखा था। देन पराशर, देन यज्ञवल्क्य, इन्होंने क्या लिखे थे, स्मृतिज लिखी थी। तो कौन कौन सी, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया। तो जिसने भी जो स्मृति लिखी उन्होंने अपने नाम पे उस स्मृति का नाम रख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो स्मृतिज हैं क्या बताती है, उस टाइम का सोशल कल्चर कैसा था, उस टाइम पे लोग कौन सी थ्योरी फॉलो करते थे, कौन से कस्टम्स थे वहाँ पे, मतलब कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए थे, किंग्स के पास कौन कौन किससे राइट्स थे, ये सब बताया गया। देन उसके अलावा किंग्स के रिलेशन कैसे थे, जो भी वो लोग सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब जिस सब्जेक्ट्स पे वो लोग काम करते थे, देन उनके आसपास के रिलेशन कैसे थे, तो ये सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और जितने भी स्मृतिज थी वो कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी, गुप्ता टाइम पीरियड में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, गुप्ता के टाइम पीरियड में, जो आपको आगे दिख भी रहा होगा। स्मृतिज ऑफ नारद, जैसे नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, काट्यन स्मृति है, और बृहस्पति जो स्मृति है वो कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी, गुप्ता टाइम पीरियड में लिखी गई थी। और जो टोटल आपकी स्मृति है वो 18 है, कितनी है, 18। तो देखो, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, 2 स्मृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, मनुस्मृति और नारद स्मृति, ठीक है। तो मनुस्मृति को किसने लिखा था, महर्षि मनु ने लिखा था। किसने लिखा था, महर्षि मनु ने। और नारद स्मृति किसने लिखा था, नारद जी ने लिखा था, ठीक है, इसलिए इसको नारद स्मृति बोलते हैं। आगे देखो, इसके बाद एक तरीके से कहते हैं ना, गॉडेस ही था, एक वेदास ही ऐसे थे जिन्होंने, मतलब एक तरीके से बोला जाता है कि इनको भगवान ने खुद ही आके लिखा था। आगे देखो, अब तो ये तो हो गए आपके स्मृतिज वगैरह। उसके बाद देखो अब आगे आपके एपिक्स। अब एपिक्स तो बेटा आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, जानते होंगे, आप दोनों जानते होंगे, रामायण भी और महाभारत भी, क्योंकि आपने टीवी में भी देखा होगा, है ना। तो रामायण और महाभारत भी हमें एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, ठीक है। उस टाइम पे कल्चर क्या था, उस टाइम पे सोशल लाइफ कैसी थी, उस टाइम पे कस्टम्स क्या थे, राइट्स क्या थे, रेगुलेशंस क्या थे, सब कुछ इसमें भी लिखा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। आगे देखो आप लोग, हाँ तो देखो, एक मिनट, आगे देखो, एक मिनट, आगे देखो। हाँ, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाभारत के बारे में, ठीक है, कि महाभारत से आपको कौन कौन सी मतलब सोर्सेज, मतलब ऐसी कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो आपको महाभारत से मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे, एक मिनट बेटा, मैंने यहाँ पे फोटो गलत लगा दी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रामायण के बारे में पढ़ लेते हैं कि रामायण में क्या क्या था आपका, ठीक है। तो रामायण लिखी कब गई थी, 5th सेंचुरी में लिखी गई थी,
ठीक है। उसके अलावा रामायण में कितने श्लोक थे? 12,000 श्लोक थे। तो जो टाइम पीरियड है ना जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइम पीरियड याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामायण कब लिखी गई थी, उसमें कितने श्लोकास थे, किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इसमें आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद। आपको जनपद वगैरह पता है। मैंने आपको टोटल जनपद कितने हैं आपके? 16 जनपद है। कितने हैं? 16 जनपद थे, जिसमें से सबसे पावरफुल जनपद कौन सा था? मगध था, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, जब महाजनपद पीरियड पढ़ेंगे ना तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि टोटल आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है। इसके अलावा जब शुरू में जब रामायण लिखी गई थी तो उसमें कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे, ठीक है। और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 7 पार्ट्स में। मतलब कि जो रामायण है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 7 पार्ट्स में। तो सबसे पहले किसमें? बालकांड में, जिसमें राम जी का जन्म हुआ था। देन अयोध्या कांड, जब राम जी अयोध्या आए, ठीक है, पढ़ के। देन उसके बाद अरण्या कांड हो गया। देन उसके बाद किष्किंधा कांड, देन सुंदर कांड, देन लंका कांड, देन उत्तर कांड। तो ये आपको सारे कांड पता होने चाहिए, कोई से भी एक पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पूछ ले कि व्हेन द बर्थ ऑफ राम, तो कौन से कांड में हुआ था राम जी का बर्थ? तो बाल कांड में हुआ था, है ना। लंका जो सीता जी को ले गए थे तो वो किस कांड में हुआ था? तो लंका कांड में हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले जब शुरू में इसमें कितने श्लोक थे? 24,000, और बाद में इसमें बाकी श्लोक को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब ये तो था आपका रामायण, जिसको मैंने आपको बता दिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग महाभारत के बारे में, ठीक है। अब देखो महाभारत कब लिखा गया था? 400 BC टू 400 AD के बीच में क्या लिखी गई थी? आपकी महाभारत लिखी गई थी। महाभारत आपको पता है 2 पार्ट्स में है। 1 पार्ट में इसकी स्टोरी है और 1 पार्ट में इसके ज्ञान है। किसका ज्ञान? आपका ये उसका ज्ञान है, क्या कहते हैं, भागवत का ज्ञान है ना। तो महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। इसमें कितने श्लोकाज हैं? 1 लाख श्लोकाज है। और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है महाभारत को? 18 चैप्टर्स में, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इसका चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? शांति परवान। ये आपको याद रखना है बस कि लार्जेस्ट परवान कौन सा है। सारी जरूरत नहीं है पढ़ने की, 18 है, इतना पता होना चाहिए बस। और लार्जेस्ट कौन सा है? शांति परवान, ठीक है। और भागवत गीता कौन से परवान में लिखी गई थी? ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भागवत है भीष्म परमार में लिखी गई है। किसमें? भीष्म परमार। उसके अलावा जब ये बनाया गया था महाभारत, तो उस टाइम इसमें कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोकास थे, ठीक है। और ये कब, उस टाइम इसका नाम क्या था? जैन संहिता। क्या था? जैन संहिता में लिखा गया था। उसके बाद इसमें शास्त्रीय संहिता और भारत संहिता के अंतर्गत इसमें 24,000 श्लोकास और ऐड किए गए। और टोटली इसमें लास्ट में जाके कितने श्लोकास हो गए? 1 लाख श्लोकास हो गए। और बाद में जाके इसको छोटा भी किया गया था, ठीक है। अब ये BC तीर्थंकर थे जिन्होंने महाभारत को छोटा भी कर रखा है। अब तो देखो यहाँ पे आपका एपिक्स खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुराण पढ़ेंगे, ठीक है। क्या? पुराण पढ़ेंगे। आगे देखो पुराण होता क्या है ये आपको बताऊंगी सबसे पहले मैं। तो पुराण का मतलब बेटा होता है ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराने टाइम का, ठीक है। तो पुराण लिखी किसने थी? लोमहार शाह और उसके बेटे ने उग्राश्रवा ने क्या लिखी थी? आपकी पुराण लिखी थी, ठीक है। किस टाइम पीरियड में लिखी थी? 400 BC टू 400 AD के बीच में लिखी थी। इसमें क्या लिखा गया है पुराण में? उस टाइम पीरियड का मतलब 400 BC से 400 AD के बीच तक का टाइम पीरियड बताया गया है कि उस टाइम पे कौन शासन करता था। तो उस टाइम पे कौन शासन करता था? गुप्ता पीरियड शासन करते थे। उस टाइम की सोशल लाइफ कैसी थी? उस टाइम पे कल्चरल कैसा था? उस टाइम पे लोग कौन से रिलीजन को मानते थे, है ना। सब कुछ लिखा गया है। तो टोटल आप कितने पुराण है? 18 पुराण है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पुराण कौन कौन सा है जिसके बारे में आप लोग भी जानते हो? कौन कौन सा है? शिव पुराण, वायु पुराण, है ना, स्कंद पुराण, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। शिव पुराण तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा आप लोग वैष्णव पुराण के बारे में जानते होंगे, विष्णु पुराण के बारे में जानते होंगे, गरुण पुराण के बारे में, मत्स्य पुराण एंड द बराह पुराण। तो ये सारे पुराण हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट पुराण। तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जो सबसे पहले लिखा गया था पुराणों में, ठीक है। तो पुराण आपको पहले के टाइम पीरियड के बारे में बताता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये कुछ पुराण थे जो इसके बारे में बताऊंगी। टोटल कितने थे? 18 थे। इसके बारे में थोड़ा देखो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि पुराण को 18 तो है टोटल, बट 18 को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले सात्विका था, सात्विका पुराण में, देन राजसिका पुराण, देन तामसिका पुराण। देन राजसिका में 6 डाले गए हैं, देन सात्विका में 6 हैं, देन आपका तामसिका में 6 पुराण डाले गए हैं। तो जरा देखो आपको दिख रहा होगा, सात्विका में आपका विष्णु पुराण, नारद पुराण, भगवता पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण है ना, वराह पुराण। मतलब इसमें एक तरीके से गॉडेस के बारे में है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ब्रह्मा, राशिका में ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मानंदा पुराण,
ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पेपर में पूछ सकता है कि विच इज़ द फॉलोइंग हैज़ कम टू सात्विका पुराण, तो आपको कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ठीक है जो सात्विका पुराण में आता है। तो बेटा ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको छोड़ना है, क्योंकि आपसे पेपर में ये पूछेगा कि राष्ट्रीय का इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय का पुराण में आता है, कौन सा तामसिक का पुराण में आता है। तो ये टेबल तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में दे दिया है ताकि आप इसको लर्न कर सको। देन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए क्वेश्चन किस टाइप का आता है। आगे देखो, अब ये कुछ पुराने जिनकी मैंने फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है ताकि पेपर में अगर फोटो आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि किस चीज़ की फ़ोटो है। आगे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि हर एक पुराण में कितने श्लोकाज होते थे, ठीक है। तो ये भी आपको ये नंबर्स में है, आपको लर्न होना चाहिए कि हर श्लोक में कितने थे। तो मेनली आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट है पुराण वो मैं आपको मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग उसको लर्न कर सको। सबसे पहले आपका मत्स्य हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। देन आपका विष्णु पुराण, ये आपका इम्पोर्टेंट है। देन आपका शिव पुराण, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन वायु पुराण हो गया, इसके अलावा आपका गरुण पुराण हो गया और ब्रह्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही रखना है। और आपको टोटल भी पता होना चाहिए कि सबको मिला के टोटल पुराण कितने थे। तो टोटल पुराण कितने थे आपके 3,98,000 कितने थे 3,98,000। आगे देखो इसके बाद, अब देखो, अब पुराण को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट्स मतलब सेगमेंट्स बताए गए हैं कि पुराण में आपको किस चीज़ के बारे में बताया गया है, क्या कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है सर्गा। सर्गा में आपको ये बताया गया पुराण में कि जो ब्रह्मांड है उसका क्रिएशन कैसे हुआ था, मतलब उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद है प्रातिसार्गा। प्रातिसार्गा में आपको ये बताया गया है कि जब वर्ल्ड मतलब जब ब्रह्मांड समाप्त हो गया था तो उसके बाद दोबारा से ब्रह्मांड की स्थापना कैसे हुई, ये बताया गया है। देन उसके बाद आपको वामसा में ये बताया गया है कि जो गॉड्स थे, ठीक है, कौन कौन से गॉड्स थे और कौन कौन से ऋषि हैं जो उन्हीं भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। देन उसके बाद मानव अवतार में आपको बताया गया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। देन उसके बाद वंशाचारिता में आपको ये बताया गया है कि डिफरेंट जो डेंसिटीज़ हैं उनके बारे में, जैसे गुप्ता डेंसिटी हो गई, है ना, ये सब के बारे में आपको बताया गया पुराण में। तो ये तो था आपका पुराण का टॉपिक। तो यहीं से आपका क्या खत्म होता है, एक तरीके से हिंदू टेक्स्ट आपका पूरा खत्म हो गया और ब्राह्मिक टेक्स्ट आपका खत्म हो चुका है। तो एक वीडियो मैंने लास्ट क्लास में डाली थी और एक वीडियो मैंने आज डाल दी है, ठीक है। तो दोनों को मिला के आपको ब्राह्मणिक टेक्स्ट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैन कल्चर मतलब जैन टेक्स्ट के बारे में और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपका जो लिटरेचर पार्ट है वो खत्म हो जाए। लिटरेचर पार्ट अभी तो हम लोग सिर्फ रिलीजियस पढ़ रहे हैं, उसके बाद नॉन रिलीजियस भी पढ़ेंगे। नॉन रिलीजियस में आपका हिस्टोरिकल हो जाएगा, नॉन हिस्टोरिकल हो जाएगा, बायोग्राफिकल हो जाएगा, ठीक है, उसको ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रही। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है उनको बता दो कि इस चैप्टर में मैथ्स का लेक्चर भी अवेलेबल है और फिजिक्स का लेक्चर भी अवेलेबल है। तो वो बच्चे जाके मैथ्स भी पढ़ सकते हैं एनडीए के लिए और फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स आपको अविनाश सर पढ़ाते हैं और मैथ्स आपको आनंद सर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैथ्स आपको नाम के साथ लेक्चर्स मिल जाएंगे और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।